स्टूडेंट्स, आज हम फिर वापस एक अच्छे टॉपिक के साथ ग्रोथ हार्मोन। आज हम एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आज हम ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की डिटेल स्टडी करेंगे कि कहाँ से रिलीज होते हैं और कितनी अमाउंट में रिलीज होते हैं, कितना परसेंट इनका, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या इनके डिसऑर्डर्स वगैरह ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है इसका दूसरा नाम क्या है? एक सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोप हार्मोन क्यों बोला है? क्योंकि सोमैटोट्रोप सेल से ही सिक्रीट होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि पिछली वीडियो में जो एपीजी जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, उसमें सोमैटोट्रोप सेल्स होती हैं जहाँ से ये सिंथेसाइज और रिलीज होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसका नॉर्मल लेवल जो है मेल के अंदर 5 से 10 नैनोग्राम पर एमएल होता है। ठीक है, और फीमेल में 10 से 20 नैनोग्राम पर एमएल होता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन है ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट है। मतलब जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं ना, ये लीवर से कुछ अमाउंट में रिलीज होते हैं, जैसे किडनी, हार्ट, यहाँ से भी रिलीज होते हैं, जिनके थ्रू हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक्ट करता है हमारी बॉडी में। सोमैटोमेडिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईजीएफ फर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, आप ध्यान से सुन लीजिए, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स फर्स्ट। ठीक है, जो नॉर्मल लेवल जो होता है सोमैटोमेडिन, जो ये आईजीएफ फर्स्ट होता है, इसका बेसिकली 10 से 700 नैनोग्राम पर एमएल होता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? हमारे लीवर से, ठीक है, हार्ट से और किडनी से, हार्ट और किडनी से। ठीक है, उसके बाद है कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ये क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो मेनली ग्रोथ जो होती है बॉडी की, वो किसके द्वारा की जाती है? ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। जनरल ग्रोथ जो होती है बॉडी की वो भी, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जो ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्रो नहीं कर पाती, या फिर उनके ऊपर ग्रोथ हार्मोन एक्ट नहीं कर पाता। जैसे कि हमारी प्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, नेल्स होते हैं, हेयर होता है, ब्रेन होता है, ये सारी हमारी किसके द्वारा डेवलप होती है? रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह थायरोक्सिन के द्वारा। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। हमने याद है पीछे एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि परमिसिव इफेक्ट क्या होता है। परमिसिव इफेक्ट वो होता है जब रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और थायरोक्सिन हार्मोन जो दोनों प्रेजेंट अच्छे से होंगे, तभी हमारी नॉर्मल डेवलपमेंट होगी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। ठीक है, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन जो है किसकी डेवलपमेंट कराता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह की, हेयर, ब्राउन, नेल्स वगैरह की। इसके बाद है और क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है हमारा बोन पे, कार्टिलेज पे और जो हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन पे भी बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है। जैसे कि बोन फॉर्मेशन में ये नंबर ऑफ सेल्स को जो है इंक्रीज करवाता है। जैसे जो हमारी बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो हमारी ओस्टियोजेनिक सेल्स होती हैं, कौन सी होती हैं? हमारी ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उनके नंबर्स को इंक्रीज करता है, जिससे हमारी बोन की ग्रोथ जल्दी होती है। ठीक है, इसी तरह कार्टिलेज को डेवलप करने के लिए कॉन्ड्रोसाइट्स के नंबर्स को इंक्रीज करवाता है, क्योंकि जो हमारे कार्टिलेज कहाँ से डेवलप होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट से। तो इसमें एक कॉन्ड्रोसाइट से नंबर इंक्रीज करवाता है। जिस तरह हमारी बोन होती है, एक प्यूबर्टी के टाइम तक तो इसकी ग्रोथ होती ही है, बोन फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाता है प्यूबर्टी के बाद जब वो आइपोफाइजियल प्लेट जो होती है वो फ्यूज हो जाती है, उसके बाद जो बोन की ग्रोथ नहीं होगी, बस वाइडनिंग ऑफ बोन होती रहती है। तो उसमें भी ये रोल प्ले करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे थाइमस ग्लैंड पे क्या रोल होता है इसका। थाइमस ग्लैंड में भी ये इसकी साइज को इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है, जो साइज है उसका इंक्रीज करवाता है थाइमस का। इसी तरह लैक्टेशन में, जो हमारे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट वगैरह में इसका रोल होता है ग्रोथ हार्मोन का, ये लैक्टेशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है, ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं। एक और होता है इसका एक्शन ऑन मिनरल्स में कैल्शियम जो है हमारी बॉडी का मेन जो है, जिससे हमारी बोन फॉर्मेशन होती है। ये जो अब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का, ये इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब कैल्शियम ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा हमारे इंटेस्टाइन से, ठीक है, तो बोन की एंट्री किसके अंदर घुसेगी? ज़्यादा कैल्शियम किसके अंदर घुसेगा? बोन के अंदर। तो इंक्रीज कैल्शियम एंट्री इनटू द बोन, जिससे हमारी बोन मिनरलाइजेशन होगी, जिससे बोन की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए आप, ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, किसकी? कैल्शियम की, जिससे हमारी बोन के पास ज़्यादा कैल्शियम पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट फंक्शन ग्रोथ हार्मोन का,
कि जो हमारी जो बेसिक जो मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे न्यूट्रिशन में, इनके मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट करता है, मतलब क्या एक्शन करता है इनके मेटाबॉलिज्म पे। सबसे पहले हमारा प्रोटीन पे क्या करेगा ये, जिसकी सिंथेसिस जो होती है उसको इंक्रीज कर देगा हमारी बॉडी में प्रोटीन की, जिससे क्या होगा, मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगी। क्या ज़्यादा होगी इसमें, मसल ग्रोथ, क्योंकि प्रोटीन हमारे मस्कुलर ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या करेगा ये हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ का ब्रेक डाउन करके, एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेक डाउन करेगा ये। उससे क्या प्रोड्यूस होगा, फैटी एसिड, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब फैटी एसिड का है, मान लो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हाइपर सिक्रीट हो गया, अब वो फैटी एसिड का लेवल हमारी बॉडी में वैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब फैटी एसिड का लेवल बढ़ गया तो हमारे यूरिन में और कीटोनीमिया, कीटोन्यूरिया हो सकता है ब्लड के अंदर, कीटोन बॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। ये हमें प्रॉब्लम भी दे सकता, अगर क्या था, ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह है हमारा थर्ड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। इसमें मैंने बताया आपको फैट में फैटी एसिड्स के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्रेक डाउन कर देता है ट्राइग्लिसराइड्स को। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट पे क्या करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देगा, वो ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवा देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये अपटेक नहीं होने देता, ना ही ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होने देता, कहाँ से, पेरिफेरल साइड से, और ये स्टोर करता रहता है जो भी ग्लूकोज होते हैं हमारे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, सेल के अंदर इसको स्टोर कर देगा, जिससे हमारी बॉडी में इंक्रीज होता चला जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, अब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया तो भी हमारा ज़्यादा इफेक्ट देगा। वो क्यों देगा, कि उससे हमें डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। किस तरह, अभी बताते हैं। देखो ये एक इफेक्ट है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसमें क्या होता है, मान लो ज़्यादा सिक्रीशन हो गई हमारी ग्रोथ हार्मोन की, बॉडी में किसका लेवल बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हमारी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं, उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बीटा सेल्स कंटिन्यूसली स्टिमुलेट रहेंगी, इंसुलिन बनाती रहेंगी। लेकिन एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि बीटा लेवल जो है ब्रस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके ऊपर डिमांड पड़ेगी कि इतना ज़्यादा इंक्रीज करो, इंसुलिन इतना इंक्रीज करो, तो एक टाइम पे वो जो सारी जो जाएंगी ब्रस्ट हो जाएंगे। ब्रेस्ट हो गई, अब एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाएगी किस चीज़ की, इंसुलिन की। इंसुलिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि जो सेल सीक्रेट करती थी वही ख़त्म होगी, तो इंसुलिन तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिससे हमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस हैं। इस डायबिटीज मेलाइटिस का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं फुल ब्लोन डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। ये किसकी वजह से हुई, ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की वजह से हमें डायबिटीज़ हुई, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, फुल ब्लोन डायबिटीज मेलाइटिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे यू लर्न दिस, ठीक है। इस डायबिटीज़ का हम दूसरा नाम एक और ये बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हुई, तो इसका नाम है पिट्यूटरी डायबिटीज मेलाइटिस, पिट्यूटरी डायबिटीज मेलाइटिस, ओके। उसके बाद है हम जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी सिक्रीशन को मेंटेन, रेगुलेट, मतलब ये कम ज़्यादा कब कब हो जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक्सेस में कब हो जाएगा, जब हमारे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और हमें जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, उसको जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे फैटी एसिड लेवल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि इसका काम तो है ही फैटी एसिड लेवल को बढ़ाना, तो तब भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और जब फास्टिंग स्टारवेशन होगी तब भी हमारे अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए इंक्रीज हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और कम किस टाइम पे हो जाएगा, जब हमारा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए। अब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये जीएस सिक्रीशन को तो कम ही होना पड़ेगा। उसी तरह जब फैटी एसिड लेवल ज़्यादा हो जाए तो भी इसको कम होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह हम इसको मेंटेन करते हैं, कम ज़्यादा किस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारा
ग्रोथ हार्मोन है ये तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को और फैट ब्रेकडाउन को स्लो रेट पे कम करता है या बढ़ाता है, ठीक है, बिल्कुल स्लो रेट पे कौन करता है हमारा जीएच ग्रोथ हार्मोन। लेकिन अगर फास्ट रेट पे करवाना तो कौन करता है हमारा, इसके लिए होता है हमारा ग्लूकागन। ग्लूकागन ये हमारे फास्ट रेट पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को फैट ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये था हमारा नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ठीक है, कि इसकी कैसे क्या सिक्रीशन कहाँ से होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा हार्मोन पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन की जो डिसऑर्डर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, ड्वार्फिज्म, गिंटिज्म, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रोलैक्टिन के सिक्रीशंस, रेगुलेशंस और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में देख लें, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। जो हमारा प्रोलैक्टिन है, अब इसको लैक्टोट्रोफिक हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी हमारे एपीजी ग्लैंड से कहाँ से रिलीज होगा, लैक्टोट्रोप सेल से होता है, ठीक है। और इसको लैक्टोपोएटिक क्यों होना, क्योंकि ये हमारे लैक्टेशन में काम आता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है, ठीक है। लैक्टोजेनिक, जेनिक मतलब बनाने वाला, ठीक है, जो लैक्टोजेनिक हार्मोन भी है। मेमोट्रोपिक हार्मोन होता है जो हमारी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी करवाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है मेल के अंदर कम होता है 5 से 25 नैनोग्राम पर एम एल, और फीमेल में 5 से 50 नैनोग्राम पर एम एल। ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के बारे में इतना लेवल, लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनमें लेवल ऑब्वियसली हाई मिलेगा, जो कितना होगा हमारा 50 से 600 नैनोग्राम पर एम एल, ठीक है। उसके बाद है कि हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहला तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर तो हमारे ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराने में हेल्पफुल होता है, नॉन प्रेग्नेंट में मेमोट्रोपिक हार्मोन होता है। और इन नॉन जो हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या फिर जो लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं उनमें लैक्टोजेनेसिस का, लैक्टेशन में हेल्प करवाता है, मतलब कि मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करवाता है लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। इन मेल में अब लैक्टोजेनेसिस वगैरह तो करवा नहीं सकता, तो इसके दूसरे काम क्या होते हैं मेल में, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी सिक्रीशन को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है उसके रिलीज को। और एक जो पॉजिटिव काम क्या करता है ये, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं हमारे, जो माइलिन शीट बनाते हैं सीएनएस के अंदर, उसकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को बढ़ा देता है, जिससे माइलिन शीट जो हमारी सीएनएस में बढ़ जाती है, जिससे हमारे सिग्नल जो है अच्छे से ट्रांसफर होता है, क्योंकि माइलिन शीट अगर जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहाँ से सिग्नल इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। तो ये मेल्स के अंदर मतलब कि एक तरीके से सिग्नल की जल्दी फास्ट पे पहुँचाने की पावर को इंक्रीज करता है, ठीक है, मेल्स के अंदर। और फीमेल्स के अंदर भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद है जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, मेनली जब हमारा गेस्टेशन पीरियड जो होता है प्रेगनेंसी का, जब 8th वीक तो प्रेगनेंसी होता है ना गेस्टेशन पीरियड, उस टाइम पे इसका स्टार्ट जो इंक्रीज हो जाता है, मतलब वैसे तो नॉर्मल होता ही है लेकिन ज़्यादा रिलीज कब शुरू हो जाता है, 8th वीक तो प्रेगनेंसी पे ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है हमारा, ये किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये, और हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये दोनों इसी के पार्ट होते हैं। वैसे तो इनकी ये बिल्कुल अपोजिट होता है। ऐसी तरह टेस्टोस्टेरोन पे हमने देखा था मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की रिलीज को कम कर रहा था, रिलीज को कम डिक्रीज कर रहा था, है ना। इस तरह डोपामिन का भी एंटागोनिस्ट, सब चीज़ों के ये एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करे। तो इन दोनों के बीच में कैसा वो होता है हमारा, मैंने 3 इफेक्ट पढ़ाए थे आपको, सिनर्जिस्टिक होता है ना, एक परमिसिव होता है, एक तीसरा होता है एंटागोनिस्ट, मतलब बिल्कुल डिफरेंट काम करना, ठीक है। इस तरह प्रोलैक्टिन जो है, इन जो सारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, डोपामिन है, इनके सभी के अगेंस्ट काम करता है, एंटागोनिस्ट काम करता है, ठीक है। ये इसके बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो अगर समझ में भी नहीं आया तो आप चिंता मत करिए। उसके बाद इसकी रेगुलेशन कंट्रोल वगैरह कैसे होता है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा किस टाइम हो जाएगा, प्रोलैक्टिन कम किस टाइम हो जाएगा, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा इंक्रीज प्रोलैक्टिन है किसकी सिचुएशन में, जब हमारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाए, प्रेगनेंसी के टाइम हो जाएगा, 8th वीक गेस्टेशन के टाइम पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो हमारा प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकता है। और जब हम किसी को डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग दे देते हैं, अब डोपामिन तो दी नहीं, डोपामिन के अगेंस्ट दे दी, ठीक है, अगर डोपामिन दी होती तो हमारा प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है ना, सॉरी कम हो जाता है, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट है।
और अब हमने डोपामिन एंटागोनिस्ट दी है तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह डिक्रीज प्रोलैक्टिन में क्या होगा, हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है और हमारा डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग है। अब डोपामिन हमने दे दिया उसको, डोपामिन वाली ड्रग दे दी हमने एगोनिस्ट, मतलब जो डोपामिन की तरह काम करेगी। अब डोपामिन की तरह काम करेगी, वो उसके अगेंस्ट है, डोपामिन बढ़ रहा है तो प्रोलैक्टिन तो अपने आप ही कम होगा। इसे डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग है और इसमें डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी रेगुलेशन कहाँ कहाँ से होगी। उसके बाद है जो हमारा प्रोलैक्टिन होता है, इसकी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। इसके बेसिकली दो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया और एक हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया। जब मतलब कि प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, हाइपर सिक्रीशन हो जाए प्रोलैक्टिन की, ठीक है, ब्लड के अंदर, उसको हम बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, प्रोलैक्टिन मतलब प्रोलैक्टिन, और नीमिया मतलब ब्लड के अंदर, हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन इन द ब्लड। और हाइपोप्रोलैक्टिनिया मतलब हाइपो सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन इन द ब्लड। ओके, ये दो डिसऑर्डर, इनको हम इसके कोज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा हाइपर प्रोलैक्टिनिया और जो हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया है, इसके कोज किस किस वजह से होता है। जब हमारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो वे में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। इससे पीआईएच कम हो गया, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन कम हो गया, उसको रोक नहीं रहा बढ़ने से, तो वे हमारा हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। इसे प्रोलैक्टिन सीक्रेटिंग ट्यूमर हो जाए। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो हमारी जो रिलीज है उसको कम कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें डिक्रीज, ये सिक्रीटिंग है और दूसरा इनहिबिटिंग होता है। सिक्रीटिंग वाला सिक्रीशन को बढ़ाएगा, इनहिबिटिंग वाला कम करेगा। अब प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग ट्यूमर हुआ एपीजी का तो हमारा प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह डोपामिन एक एंटागोनिस्ट ड्रग दे दी, मतलब जो डोपामिन के अपोजिट काम करेगी। अब अपोजिट वो कर रही है तो प्रोलैक्टिन तो अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स की वजह से भी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। इस तरह हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया, जब हमारा पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ही कम हो जाए तो भी हमारा प्रोलैक्टिन अच्छे से नहीं बनेगा। इससे पीआईएच ज़्यादा हो जाए, अब इनहिबिट तो इतना ज़्यादा हो गया और प्रोडक्शन हो नहीं रही, ठीक है, तो भी हमारा हो जाएगा। इस तरह प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग ट्यूमर हो जाए, अब उसकी सिक्रीशन को कम किया जा रहा है, इनहिबिट कर रहा है ट्यूमर, तो भी नहीं होगा। और डोपामिन एंड एगोनिस्ट ड्रग दे दी, अब डोपामिन जैसी एक्शन करने वाली ड्रग दे दी हमने। ठीक है, अब डोपामिन बढ़ गया तो प्रोलैक्टिन को कम होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया और हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया की क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं। जो हाइपर प्रोलैक्टिन है इसकी वजह से हमें एमेनोरिया होने के चांसेस होते हैं, एनोवोल्यूशन होने के चांसेस, इनफर्टिलिटी वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं। क्यों, हमने पढ़ा था पीछे कि जो हमारा प्रोलैक्टिन है कौन से हार्मोन के अपोजिट काम करता है। जैसे मैंने बताया था आपको, जो हमारा प्रोलैक्टिन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के। अब एलएचएफएस का तो मेन काम होता है हमारे किस किस में, एवोल्यूशन में वगैरह में काम होता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करने में। अब ये हार्मोन डिप्रेस हो गए, हाइपर हो गया मतलब प्रोलैक्टिन, तो ये तो हमारे वैसे ही कम हो जाएंगे और ये अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे, ये कम है तो हमारा ओवुलेशन वगैरह भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कंसीव भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो हमारा मेल्स होते हैं उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। गैलेक्टोरिया, अब गैलेक्टोरिया लैक्टेशन भी अच्छे से नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेस में हो गया, तो हमारी लैक्टेशन की जो लैक्टोजेनेसिस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, गैलेक्टोरिया हो जाएगा। और इसलिए हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया के अपोजिट हो जाएंगे। अब वो जो प्रोलैक्टिन है अब इसकी कम सिक्रीशन हो रही है, इसी तरह हमारा जो लैक्टेशन है वो भी नहीं अच्छे से हो पाएगी, लैक्टेशन सप्रेशन या फिर फेलियर हो जाएगा, लैक्टोजेनेसिस अच्छे, लैक्टोपोएसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये सी क्लिनिकल फीचर्स है बेसिक वाले। इसके बाद इस कंडीशन को ठीक कैसे किया जाएगा। अब जिस वजह से हो रहे हैं ये, उसके अगर हम अपोजिट कुछ ट्रीटमेंट दे दें तो इस कंडीशन को ठीक किया जाए। जैसे कि हमारे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को ठीक करने के लिए क्या देंगे हम, डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग देंगे, क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, हमने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डोपामिन, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हमने ये ज़्यादा हो रखा है तो इसको कम करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब ये बढ़ गया तो इसको ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि हमारी ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह दवाई होती है तो ये हम दे सकते हैं। ठीक, इस तरह हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया अब ये कम हो रखा है
इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये डोपामिन को कम कर देंगे, तो इसको अपने आप ही बढ़ना पड़ेगा पीक को। ओके, प्रोलैक्टिन को इसमें हम क्या दे देंगे, डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग दे देंगे। डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग लाइक जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड हो गया, ये वाली ड्रग हम दे सकते हैं। ओके, इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया और हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया। एक सेकंड में नाम लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होगी। मेटाक्लोप्रोमाइड, ये हमारी डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती है। ठीक है, ओके, आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे APG से सीक्रेट होते हैं। ओके, थैंक यू।